हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पुनः देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। ये बोर्ड मॉडल सवाल है। इस सीरीज का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले हम 21 प्रॉब्लम्स को बता चुके हैं। आशा है आप उन सभी प्रॉब्लम्स को एक बार देख लिए होंगे और बनाए भी होंगे। आपको एहसास हो गया होगा कि वही सब सवाल को बताया जा रहा है जो अति संभावित प्रश्नों की श्रेणी में आता है। चलिए आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा। ये डिटर्मिनांट का प्रॉब्लम है और डिटर्मिनांट से लगभग 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे। उनमें से एक सवाल अति महत्वपूर्ण है। इसको आप देख लीजिएगा ढंग से। पहले हम आपको बताते हैं कि सवाल बनाएंगे कैसे। तो डिटर्मिनांट के सवाल को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि किसी एक रो या एक कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कैसे लाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने के लिए रो का ऑपरेशन रो के साथ करते हैं, कॉलम का ऑपरेशन कॉलम के साथ करते हैं। तो आइए इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, R1 का एलिमेंट है 1 1 1 और R3 का एलिमेंट है 1 1 1 प्लस कॉस थीटा। यदि हम R1 में R3 को माइनस कर देंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिल गया तो हम लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, R1 चेंज हो जाएगा R1 माइनस R3 में। R1 को चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R3 में, तो आपको मिल जाएगा डिटर्मिनांट। देखिए, R1 का एलिमेंट है 1 1 1 और R3 का एलिमेंट है 1 1 1 प्लस कॉस थीटा। तो R1 में R3 को घटाएंगे, मतलब 1 में 1 घटाएंगे तो मिलेगा 0, पुनः 1 में 1 घटाएंगे तो 0, और यहाँ 1 में घटाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस कॉस थीटा। और R2 में कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, इसलिए R2 के एलिमेंट को जैसे है वैसे ही लिख देंगे। R3 में भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है तो R3 के एलिमेंट को भी जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा। ये आपका एक लाइन एक्सपेंड हो गया। अब आप देखिए कि डिटर्मिनांट को सोल्व करने के लिए हम एक्सपेंड करते हैं उस रो अथवा कॉलम से जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो। तो इसमें ज़्यादा जीरो है किसमें, R1 में, तो R1 के एलोंग एक्सपेंड करेंगे। और ये बात आपको एग्जाम में लिखना भी होगा, एक्सपेंडिंग एलोंग R1 के एलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो ये जीरो है, छोड़ देंगे, यहाँ करेंगे तो माइनस कॉस थीटा का साइन हो जाएगा प्लस, लेकिन ये ओरिजिनली माइनस कॉस थीटा लिखाएगा। और सोल्व करने में आप जानते हैं कि जिस एलिमेंट के एलोंग इवेल्युएट करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, यानी ये कॉलम रो छूट जाएगा, ये कॉलम छूट जाएगा, तो बचेगा 1 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 और 1। अब ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट। हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और ये हो गया 1 इंटू 1 यानी 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू कॉस थीटा। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, बच गया, देखिए यहाँ पर बच जाएगा 1 और 1 प्लस साइन थीटा, ये रो और ये कॉलम जाएगा तो बचेगा 1 और 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ बच जाएगा आपको साइन थीटा। तो ये हो गया आपका माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, यानी माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जनरली यहीं तक सवाल पूछा जाता है। हम इसको बढ़ा दिए हैं मैक्सिमम वैल्यू तक। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप 2 से गुना भाग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का एक फार्मूला मिल जाएगा, क्या, साइन 2 थीटा। अब ये हो गया आपका 1/2 साइन 2 थीटा। और आप जानते हैं कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो 2 थीटा भी कर देंगे तब भी इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगा। तो इनका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू 1 यानी
मैक्सिमम वैल्यू बराबर हो गया 1/2 और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए दूसरे सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 उठाया गया है डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन से लगभग 5 से 6 सवाल आपको पूछे जाएंगे। उनमें से ये सवाल एक इम्पॉर्टेंट है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का सवाल है और एनसीईआरटी के मिसलेनियस में ये सवाल है, इसलिए इसकी संभावना थोड़ा अधिक है। तो कैसे बनाएंगे इस सवाल को? जो दिया हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं। साइन बाई बराबर है एक्स साइन ए प्लस बाई। आप यहाँ से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इस x को अलग कर लीजिए। तो x बराबर होगा साइन बाई डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस बाई। ये अब आपका u/v पर हो गया, u/v पर। तो u/v पर डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? u/v का डिफ्रेंशिएशन होता है v गुना u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u गुना v का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1। और यहाँ देखिए u/v है, तो पहले हम लिख देंगे v इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन बाई का कॉस बाई, और बाई का अंत होता है डी बाई बाई डी एक्स से, माइनस यू मतलब साइन बाई इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन। तो भी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बाई का कॉस ए प्लस बाई, ए का 0 और बाई का डी बाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर। भी स्क्वायर मतलब साइन ऑफ ए प्लस बाई का होल स्क्वायर। जगह कम है इसलिए थोड़ा ऐसा लिखा गया है। अब आप तिरछा गुना कर दीजिए, तो 1 गुना साइन ए प्लस बाई का होल स्क्वायर, यानी मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बाई इज इक्वल्स टू। अब इस पूरे टर्म में देखिए डी बाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, डी बाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या मिल जाएगा? साइन ए प्लस बाई इंटू कॉस बाई माइनस साइन बाई इंटू कॉस ए प्लस बाई, साइन ए प्लस बाई इंटू कॉस बाई माइनस साइन बाई इंटू कॉस ए प्लस बाई। अब यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एग्जिस्ट कर जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या है भाई? ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर से देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस नहीं ए माइनस बी का। तो ये कितना था? ए प्लस बाई, और बी कितना था? बाई। तो अब ये बाई और बाई देखिए कट गया, तो बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस बाई बराबर डी बाई बाई डी एक्स इंटू साइन ए। हमको निकालना था डी बाई बाई डी एक्स, तो इस साइन ए को यहाँ से इधर ले आते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा डी बाई बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस बाई डिवाइडेड बाई साइन ए। साइन ए यही आपको साबित करना था। डी बाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए यही साबित करना था कि डी बाई बाई डी एक्स बराबर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस बाई अपॉन साइन ए। इस सवाल को आप कम से कम 2 बार 3 बार और बनाइएगा। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज हुआ है, इसलिए ये सवाल थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस के अभाव में कुछ गड़बड़ हो जाए। इसको 1-2 बार और बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन उठाया गया है इंटीग्रेशन से। एक बेहतरीन सवाल, देखिएगा इसका डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आप सबसे पहले cos 2x का फॉर्मूला लिख दीजिए। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला तो ये होता है। दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये एक फार्मूला और होता है tan के रूप में।
तो यही तीन में से आप एक सेलेक्ट कर लीजिए और देखिए कि आपके लिए कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा यूजफुल होगा। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा यूजफुल होगा, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अब आपका इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x के जगह पर लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स पहले से था, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, टेन एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव होता है टेन एक्स का। इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी सी। तो काफ़ी आसान सवाल था, इसको एक बार देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए उठाया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन से। आमतौर पर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 नंबर का, लेकिन 2 नंबर के सवाल में भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो इसकी संभावना थोड़ी कम है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 2 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। उनमें से ये अगर पूछा गया तो अति संभावित सवाल में से है, अगर पूछा गया तो आप एक बार इसको भी देख लेंगे। क्वेश्चन है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन cos ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए, और ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है। सॉल्यूशन देखिए, cos ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है ए, तो आप सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को हटा दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा cos इन्वर्स ए, cos इन्वर्स ए। अब यहाँ पर आप लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यानी बाई वाले टर्म को अलग कर दीजिए और एक्स वाले टर्म को अलग कर दीजिए, और तब क्या करते हैं भाई, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स ए इंटू डी एक्स। अब देखिए कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई बराबर कॉस इनवर्स ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब डी बाई का इंटीग्रेशन होता है बाई, और कॉस इनवर्स ए तो कांस्टेंट ही था, डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको अच्छे से अरेंज करके लिख दीजिए, तो मिल जाएगा बाई बराबर एक्स इंटू कॉस इनवर्स ए जोड़ सी। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये वेक्टर से उठाया हुआ सवाल, और ये अति संभावित सवाल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। डेटा बदल सकता है ये अलग बात है, लेकिन इस टाइप के सवाल निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज इक्वल्स टू 7i प्लस जे माइनस 4k एंड बी इज इक्वल्स टू 2i प्लस 6j प्लस 3k, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो पहले तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बराबर क्या होगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। अगर यही सवाल रहता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या लिखते फॉर्मूला, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, और बी का प्रोजेक्शन ए पर, तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ आ गया ए डॉट बी। ए डॉट बी बार बार बताए हैं आपको। ए डॉट बी मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़। तो देखिए आई का कंपोनेंट है यहाँ 7, यहाँ 2, तो 7 2 जा 14। यहाँ देखिए जे का कंपोनेंट 1 और यहाँ 6, तो 1 इंटू 6 यानी 6, तो 14 और 6 कितना हो गया 20। और यहाँ देखिए -4 इंटू 3 यानी -12, तो इधर हो गया था 20
और ये 12 कट माइनस हो गया तो कितना बच जाएगा 8। इसको आप डिटेल में एग्जामिनेशन में लिखेंगे। हमारे पास जगह कम है तो हम कम लिखते हैं, तो ऊपर हो जाएगा आपका 8। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी 8/√49। तो ये हो जाएगा 8/7, 8/7। ये हो गया आपका ए का प्रोजेक्शन बी पर, ए का प्रोजेक्शन बी पर। तो आज इस वीडियो को इतना ही छोटा रखते हैं, बहुत सारा काम है, आप जानते ही हैं। मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया है तो अभी हम लोग उसी में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हैं, इसलिए लंबा वीडियो बना नहीं पा रहे हैं। आज आप इतना ही सवाल को देखिए, कल फिर इसके आगे हम लोग अगले सवाल से चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।